किसान भाई और बहनों नमस्कार। आज के कृषि समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीज सबसे बड़ी पूंजी और मौलिक अधिकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा मेंथा उत्पादन करने वाले किसानों को मिल रहा है जीएसटी का लाभ। कृषि मंत्री सुप्रताप शाही ने कहा प्रदेश के किसानों को नहीं होगी उर्वरक की कमी। और अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीज की नई किस्मों को बढ़ावा देना जरूरी है, लेकिन पुरानी किस्मों को भी बचाना है और दोनों के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। कृषि मंत्री बुधवार को नई दिल्ली के पूसा कैंपस में पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह और PPVFRA अधिनियम 2001 के रजत जयंती तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के 21वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि PPVFRA ने पिछले 20 वर्षों में अद्भुत काम किया है। बीते वर्षों में कुछ किस्में विलुप्त होने की कगार पर आ गई हैं, जिन्हें सहेजने में किसान भाइयों बहनों ने प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के माध्यम से बीज संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 15 लाख रुपए तक धनराशि देने का प्रावधान किया है। श्री चौहान ने कहा कि बीज सबसे बड़ी पूंजी और हमारा मौलिक अधिकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म में प्राकृतिक मेंथा पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसका प्रत्यक्ष लाभ मेंथा का उत्पादन करने वाले अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री मंगलवार को बाराबंकी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह अभियान के अंतर्गत एकता यात्रा शुभारंभ के अवसर पर 1734 करोड़ रुपए की 254 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि प्रगतिशील अन्नदाता किसान और इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट एक साथ आएगा तो यहाँ की आमदनी बढ़ेगी और रोजगार का सृजन होगा। यहाँ के प्रगतिशील किसान पद्मश्री से सम्मानित राम शरण वर्मा के अलावा संदीप वर्मा, मोइनुद्दीन और निमित सिंह ने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, जो यहाँ के लोगों के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि FPO के माध्यम से अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रदेश के कृषि मंत्री सुप्रताप शाही की अध्यक्षता में लखनऊ में उर्वरक को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। कृषि मंत्री ने कहा कि यदि सरकार प्रदेश में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है और किसी भी जिले में कमी नहीं आने दी जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के कृषकों की मांग के अनुरूप प्रतिदिन 8 से 10 रैक फास्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे आगामी फसलों के लिए उर्वरकों का अत्यधिक भंडारण ना करें, ताकि सभी कृषकों को आवश्यकता अनुसार उर्वरक समय पर उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर भारत सरकार के संपर्क में रहकर उर्वरकों की आपूर्ति को सुचारू बनाए हुए है और किसानों को किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। किसान भाई और बहनों, अब आइए नजर डालते हैं प्रदेश की मंडियों के कुछ ताजा मंडी भाव पर। चावल की बात करें तो चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 3,400 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 3,145 रुपए, गाजियाबाद में 3,480 रुपए और झांसी में 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से देखा गया। गेहूं का भाव लखनऊ में 2,590 रुपए, गोरखपुर में 2,515 रुपए, गाजियाबाद में 2,610 रुपए और झांसी में 2,455 रुपए प्रति क्विंटल की दर से देखा गया। प्याज का भाव लखनऊ में 1,330 रुपए, गोरखपुर में 1,325 रुपए, गाजियाबाद में 1,300 रुपए और झांसी में 1,400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से देखा गया। आलू का भाव लखनऊ में 1,280 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 1,425 रुपए, गाजियाबाद में 1,310 रुपए और झांसी में 1,440 रुपए प्रति क्विंटल की दर से देखा गया। तो किसान भाई और बहनों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। आइए अब आपको सीधे जोड़ते हैं आज की कृषि दर्शन के सजीव प्रसारण से। नमस्कार, सभी किसान भाई बहनों का बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के इस अंक में। साथियों,
जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के दिन हम कृषि दर्शन का सजीव प्रसारण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें अपने किसान भाइयों के सवाल फोन और ईमेल के माध्यम से सुनते हैं और अपने विशेषज्ञ के माध्यम से तुरंत उन सवालों के हल आप तक पहुंचा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, हमारा आज का विषय बहुत ही अहम है, मौसम से आधारित है, क्योंकि लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है और ठंड बढ़ रही है। हमारा आज का विषय है बदलते मौसम में पशुओं में होने वाले प्रमुख रोग, निवारण और उनके उपचार के बारे में। तो अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं कि आपके जो पशु हैं वो बदलते मौसम में कैसे स्वस्थ रहें, कोई सवाल, समस्या, शंका है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं और उसके लिए आप हमारा फोन नंबर लिख लीजिए। हमारी फोन लाइंस खुल चुके हैं। हमारा फोन नंबर है 0522452991, 0522452952, 0522452953, 0522401598 और 0522228869। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। साथियों, इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी, जो कि उप निदेशक नियोजन है पशुपालन निदेशालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सभी पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार। सर, बहुत अहम विषय है, क्योंकि लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है, लगातार मौसम में ठंड बढ़ रही है और ऐसे में जो हमारा आज का विषय है कि पशुओं में बदलते मौसम में जो रोग हैं, उन रोगों को कैसे पहचाने, उसका उपचार कैसे करें, कैसे उससे निवारण पाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं हैं, ये हमारे पशुओं की रोजमर्रा जिंदगी से भी जुड़े हुए हैं कि उनके आहार पर कैसे ध्यान देना है, कैसे रखरखाव करना है, क्योंकि उन्हीं वजहों से ये सारे रोग होते हैं। तो बदलते मौसम में कैसे हम अपने पशुओं का ध्यान रखें, और दूसरी चीज कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं इस बदलते मौसम में? बिल्कुल, मैं अपने पशुपालक भाइयों और बहनों से ये कहना चाहूँगा कि बदलता हुआ मौसम जो होता है, एक तरफ गर्मी थी, अब गर्मी से धीमे धीमे ठंड की तरफ ये मौसम जा रहा है। तो ठंड में शुरुआती दौर में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है पशु को, एकाएक गर्मी से ठंडी में, तो सबसे पहले जो बहुत नितांत आवश्यक है हमारे पशु के लिए है, वो है जल, पानी जी। अभी तक क्या था कि हम नॉर्मल पानी निकाल करके दे देते थे, अगर ज़्यादा देर का भी रखा हुआ पानी हो तो भी हम दे देते थे। लेकिन अब हमारा अनुरोध ये है अपने पशुपालक भाइयों एवं बहनों से कि पानी ज़्यादा देर का रखा हुआ ना दें, नहीं तो सर्द गर्म होने के अवसर होंगे। पहली चीज़, सुबह शाम जब अपने आप पशु को निकालें तो उनके ऊपर एक टाट का बोरा अच्छा जरूर डाल दें, अगर वो खुले आसमान के नीचे हैं तो। दो चीज़ें हो गई। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जिस भी तरीके से उनको आप रख रहे हैं उसमें थोड़े बदलाव की जरूरत है जी। जैसे जो उनका आवास है, अच्छा, तो आवास की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि नीचे पुलाव की व्यवस्था कर दें हम, अच्छा, है ना, जो ये अलाव जो नहीं होता है उस अलाव को डाल दें, जैसे धान का होता है ना पैडिस्ट्रा जी, उसको नीचे डाल देंगे तो होगा क्या कि जब भी वो बैठेंगे तो उनको ठंड नहीं लगेगी। अच्छा। और दूसरा, इस समय पशुओं में एक थनहला रोग होता है। वो होता क्या है कि जब पशु नीचे बैठता है, ज्यादा दूध देने वाला हमारा जो पशु है नीचे बैठता है, अगर खड़ंजा है जी, नीचे जी, तो उस पे थन में चोट लग सकती है। अच्छा। जिसकी वजह से वहां से थनहला की शुरुआत हो सकती है। तो हम अपने भाइयों और बहनों से ये कहना चाहेंगे पशुपालकों से कि नीचे अलाव की जो मतलब ये पैडिस्ट्रा होता है धान का जी, वो उसमें डाल दें, तो जिससे जब नीचे बैठेंगे तो चोट भी नहीं लगे और वो गर्म रहता है। ठीक है। इसके अलावा जो रोशनदान है चारों तरफ जी, धीमे धीमे शाम को जब उसमें अंदर डालें, वो पशुओं को रखें तो बोरे से ढक दें जी, और दिन में सुबह। हाँ ठीक है सर। एक किसान भाई इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, पशुपालक हमारे नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। नंदस्वरूप जी, क्या सवाल है, पूछिए। हेलो। हाँ नंदस्वरूप जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि बदलते हैं मौसम में सर्दी का समय आ गया तो ऐसी दशा में पशुओं के प्रमुख रोग कौन से लग सकते? उनके जो कीट होते, पेट के कीड़े हैं, किलनी है, जुआ है, या इसके अलावा और जैसे खान पान में क्या परिवर्तन है? इस समय ठंडा पानी होता है तो कौन सा हमें पानी देना है, उनके राशन में कौन सा परिवर्तन करना है, जिससे उनका शरीर गर्म बना रहे और ठंडा से वो निजात पा सके। ठीक है, अब इस आपके सभी सवालों का जवाब लेते हैं डॉक्टर साहब से। बहुत उत्तम प्रश्न है नंदस्वरूप जी का। अभी एक प्रश्न का उत्तर तो हमने पहले ही इनको दे दिया, जिसमें पानी की बात इन्होंने की थी। पानी दो चीजों के काम आता है, नहलाने के भी और पिलाने के भी। ठीक है। तो जो पिलाने के बारे में बात थी वो हमने अपने पशुपालक भाइयों से बता दी।
नहलाने की जहां तक बात है, हमारे जो पशु हैं, भैंस है जी। उसको तो आप नहला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब धूप हो तो अच्छे से नहलाएं। अच्छा। जो गायें हैं वो थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, खास करके विदेशी गायें। देसी गाय को तो आप फिर भी नहला सकते हैं। तो अगर गंदी हैं तो उनको नहला तो सकते हैं, लेकिन जब मौसम साफ सुथरा हो, जब धूप हो तब नहलाएं। नहलाने के बाद सुखा लें, या पूंछे से जो है साफ कपड़ा ले लें और तुरंत का जो है चापाकल जो होती है फ्रेश वाटर में डाल करके उससे पूरा शरीर पोंछ दें। एक ये तरीका हो गया। दूसरा, एक बहुत अच्छा प्रश्न जुड़ा हुआ था, परजीवी जी। बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी, ये दो ऐसे परजीवी होते हैं जो हमारे पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता घटा देते हैं। ठीक है, और जो कुछ वो खाते हैं वो शरीर में नहीं लगता है। तो बाह्य परजीवी में भी किलनी, चपटी, जैसा अभी उन्होंने कहा, इसके लिए दवाएं आती हैं। दवाएं लगाने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि जो है पहले पशु को या तो स्पंजिंग कर लें, साफ कर दें। अच्छा। है ना, या नहला के सुखा लें, जिससे जो भी धूल, गंदगी, मिट्टी उनके शरीर पे लगी हो वो साफ हो जाए। जब वो सूख जाएं तो बहुत सारी दवाएं आती हैं, उसको उतने पानी में डालें जितना उनके शरीर में लग जाए, शरीर पे पूरे लगा करके छोड़ दें। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो पशु अगर चाट लेता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो कोशिश ये करें कि जब ये दवा लगाएं तो लगाने के बाद उसका मुंह जो है बांध दें। आता है ना, मुंह बांधने के लिए मजल आता है, तो वो लेकर के गांव में अच्छे से रखते हैं लोग। या अगर एक दो पशु है तो थोड़ी देर के लिए उसको चराने के लिए खोल लें या टहला दें, तो उसका ध्यान बंट जाएगा। अब बात अंतः परजीवी की, जो पेट के कीड़े होते हैं उसके लिए। पेट के कीड़े दो तरीके के उसके लिए दवा होती है। एक, जब गाभिन अवस्था में हमारा पशु है तब हम कौन सी दवा देंगे, और एक बिना गर्भित के हम कौन सी दवा देंगे। दोनों पशु चिकित्सा अधिकारी की सलाह से दवाएं आप दें। और एक स्वस्थ पशु को हर 3 से 4 महीने पे एक बार पेट के कीड़े की और जिगर के कीड़े की, लीवर फ्लू जो होते हैं उनके लिए भी होती है, दवा अवश्य दे दें। ठीक है सर। एक पशुपालक बहन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं, जयदेवी जी, बाराबंकी जी। जयदेवी जी, क्या सवाल है, पूछिए। जयदेवी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अपना सवाल पूछिए। हाँ, जयदेवी मिश्रा बोल रहे, बाराबंकी। हमारा कि जैसे दुधारू पशु जाड़े में किस रख रखाव रखते हैं उनको? जी, ठीक है, रख रखाव की बात। अगेन बहुत उत्तम प्रश्न है। दुधारू पशु की बात की इन्होंने। दुधारू पशु के लिए उसके शरीर से दूध निकलने के लिए अतिरिक्त पोषण और अतिरिक्त ऊर्जा, जब पोषण जाएगा तो ऊर्जा सृजित होगी, ये दोनों की जरूरत होती है। उसके अलावा ठंड से बचाने के लिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि बोरे या टाट बना करके उसके शरीर को पूरा कवर्ड कर दें। और पानी जो है वो कभी भी ठंडा पानी ना दें। ठंडा पानी दे देने से क्या होगा, सर्द गर्म हो सकता है, और ज्यादा देर का ठंडा पानी रहेगा तो निमोनिया डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि पोषण पे भी ध्यान देना होगा। जैसे अगर गाय है, विदेशी गाय है, वो ज्यादा दूध देने वाली है, तो हर 2.5 लीटर पे करीब 1 किलो कंसंट्रेट राशन उसको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। उसके दूध के लिए। बाकी उसके शरीर के मेंटेनेंस के लिए भी, ओवरऑल जो है शरीर के रख रखाव के लिए 1 किलो कंसंट्रेट की जरूरत होती है। इसके अलावा हरा चारा, भूसा और मिनरल मिक्सचर, खनिज लवण, इनकी महती भूमिका होती है ओवरऑल, अगर हम संतुलित पोषण की बात करते हैं तो। अब चूंकि ठंड की बात है और दुधारू पशु की बात है, ठंड से बचाना भी है और दूध भी न घटे इसका भी ध्यान रखना है। तो मिनरल मिक्सचर के साथ साथ कैल्शियम और विटामिन AD3E का जो है सप्लीमेंटेशन होता है। अच्छा, वो कर सकते हैं। तो विटामिन AD3E और H जो होता है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो इससे भी उनको सरलता रहती है ठंड से बचाने में, दूध मेंटेन रहता है। इसके अलावा जो हमारे पशुपालक भाई ये न ले सकते हों, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि घर में अगर कड़वा तेल है तो 100 ml कड़वा तेल, मतलब सरसों वाला तेल, उसको उनके जो है खाने में मिला करके मिला दें। या फिर जो है खली की मात्रा बढ़ा दें। अच्छा। जैसे जो कंसंट्रेट की बात हम कर रहे हैं उसमें चोकर, चूनी, खली, तीनों चीजें होनी चाहिए। अच्छा, ये तो इस तरीके से कंसंट्रेट, हरा चारा, भूसा, खनिज लवण, और ठंड में थोड़ा सा और कर सकते हैं यदि क्षमता है तो गुड़ का सेवन भी करीब जो है 150 से 200 ग्राम गुड़ प्रत्येक पशु को दे सकते हैं। ठीक है सर, अग्नुदास जी इस वक्त फोन लाइन पर हैं, उनका भी सवाल सुन लेते हैं। अग्नुदास जी, क्या सवाल है, पूछिए।
हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्ते, हमारा नाम अनुदास, पोस्ट काकोरी, गांव गौरी, जनपद लखनऊ के रहने वाले हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि बदलते मौसम में पशुओं में रोग होते हैं तो क्या जो दुधारू पशु होता है वो मौसमी रोग उस पर भी प्रभाव डालते हैं? ठीक है, फिर से बहुत ही अच्छा प्रश्न। दुधारू जो पशु होता है, चूंकि वो दूध देता है और दूध में ऊर्जा बहुत निकलती है, पोषण बहुत निकलता है, तो ऐसे में उसका शरीर कमजोर होता है। अगर जितना उसके दूध से पोषण निकला, यदि वो पोषण हम खाने के साथ नहीं दे रहे हैं तो वो धीमे धीमे कमजोर होना शुरू हो जाता है। जब वो कमजोर होगा तो उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, घटेगी। इसलिए जो है वो और ज्यादा वो सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है रोग होने के लिए। और उसमें एक बहुत घातक रोग होता है थनैला। अच्छा। जो ज्यादा दूध देने वाला पशु होता है, तो उसके बारे में हम अपने जो है किसान भाइयों से बहनों से ये कहना चाहेंगे कि थनैला ना हो उसके लिए कुछ मूलभूत चीजों का ध्यान रखना, कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना जरूरी, बहुत जरूरी है। जिसमें से सबसे पहले जब आप अपने पशु को दोहने जाएं, उनका दोहन करने जाएं, तो अपने हाथ को अच्छे से धुलें। अच्छा। एंटीसेप्टिक सोप से। जी। पशु के लिए अलग से साफ सुथरा सूती कपड़ा रखें। जब आप अपना हाथ धुल लें, पोंछ लें और उसके थन पे पानी के छींटे मारें, उसके बाद उसका थन पूरा अच्छे से कपड़े से साफ कर दें। अच्छा। साफ करने के बाद और ये प्रक्रिया करें जब आप बछड़े या बछिया को छोड़ दें, जब वो दूध पी ले उसके बाद, है ना? ठीक है। इसके बाद दूध लगाएं। दूध लगाने के बाद पुनः जो है उसका थन साफ करके फिर छोड़ें। ठीक है। इसके साथ एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम वो पशु आधे घंटे तक जमीन पर ना बैठे। उसका कारण क्या है कि जब हम दूध लगा लेते हैं तो आधे घंटे तक दूध जो है उसके थन की जो का छिद्र है जिससे दूध आता है, टीट इंस्पेक्टर, वो खुला रहता है। तो जैसे ही नीचे वो बैठेगा तो जो भी गंदगी या विषाणु या बैक्टीरिया होंगे वो आराम से उसके दूध की नली में जा सकते हैं। इसीलिए नीचे की जमीन भी साफ सुथरी और कच्ची होनी चाहिए। जी, ठीक है। सर सुरेश जी हैं हरदोई से, हमारे पशुपालक भाई, उनका भी सवाल सुन लेते हैं। सुरेश जी, क्या सवाल है, पूछिए। सुरेश जी, हाँ जी, सुरेश जी अपना सवाल पूछिए। हाँ, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस समय हमारी जो फसल लगी हुई है इसमें हम क्या कोई रोग लग जाता है उसके लिए हम क्या प्रबंधन करें? दूसरी आज सुरेश जी डाउन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में फसल की बुआई ठीक है, ठीक क्या सावधानियां? सुरेश जी हम आपके इस विषय को बिल्कुल बखूबी इसको तवज्जो देंगे और आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हम पशुओं में होने वाले रोगों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि मौसम आधारित जो रोग होते हैं पशुओं में उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम उसी का सवाल, अगर इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके मन में है, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इस समय चूंकि एकदम से मौसम बदल रहा है तो पशुओं को हम कैसे पाले से बचाएं? एकदम से ठंड बढ़ी है तो पशुओं में भी दिक्कत, कौन कौन टीकाकरण इस समय हम करवाएं जिससे कि हमारा पशु सुरक्षित रहे? ठीक है, ठीक है सर। देखिए, इनके प्रश्न में टीकाकरण का जिक्र आया है। बाकी रख रखाव, पशु प्रबंधन, पोषण की बात तो हम कर ही रहे हैं। टीकाकरण बहुत आवश्यक है। कहते हैं सुरक्षा ही एक बचाव है, तो टीकाकरण सुरक्षा है। अब टीकाकरण इसलिए भी आवश्यक है कि जो रोग, जिन रोगों से हम टीकाकरण करते हैं, एक तरीके से उन्हीं का विषाणु या बैक्टीरिया को हम किल करके या निष्क्रिय करके शरीर में डालते हैं, जिससे उस जो है रोग के अगेंस्ट शरीर में एंटीबॉडी टाइटर डेवलप हो जाए और उस रोग से हमारा पशु बच जाए। तो अब बात आती है मुख्य कौन कौन से टीके हैं, जिसमें से खुरपका मुंहपका है। इस समय टीकाकरण हमारे यहाँ जो है कई चरणों में चल रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा पूरी टीम गांव-गांव जाकर के, द्वार पे जाकर के टीकाकरण कर रही थी। अच्छा, ठीक है। अलग अलग चरण में अलग अलग टीकाकरण कर रही है, या जैसे मान लीजिए किसी पशु को कोई समस्या अचानक से हो जाती है तो क्या डॉक्टरों की कोई ऐसी टीम भी है जो उनके दरवाजे तक चली? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो है मोबाइल वेटनरी यूनिट है। अच्छा। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित मोबाइल वेटनरी यूनिट है, जिसका टोल फ्री नंबर है 1962। हमारे सभी जो भी किसान भाई और 1962 नंबर याद रखिएगा। अगर आपके पशु को कोई समस्या होती है तो तुरंत इस नंबर को मिलाएं। टोल फ्री नंबर, इस पे मिलाएं और मोबाइल वेटनरी यूनिट पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ और साथ में 2 स्टाफ के साथ उनके द्वार पे पहुंचेगी। अच्छा। और जो भी आकस्मिक
परेशानी है उसकी पूरी चिकित्सा करें। मतलब ये पूरे प्रदेश में चल रही है? ये पूरे प्रदेश में चल रही है। ठीक है। 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स हमारी हैं अभी, अच्छा, जो पूरे प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। ठीक है। और जो सर टीकाकरण की बात आप कर रहे थे, क्योंकि टीकाकरण भी बहुत अहम है, कवच है, सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। तो टीकाकरण करने के लिए भी क्या घर घर तक टीम पहुंच रही है? बिल्कुल। टीकाकरण करने के लिए पूर्व में अभी गला घोटू का टीकाकरण हुआ है, और खुरपका मुंहपका हमारा केंद्र पोषित प्रोग्राम है, सेंट्रल प्रोग्राम है, जो कई चरणों में चल रहा है, वो भी अभी चल रहा था और अभी कुछ जगहों पे हो रहा है। इसके अलावा लंगड़िया एक बीमारी होती है, ब्लैक क्वार्टर जिसको कहते हैं, उसका भी टीकाकरण हो रहा है। साथ साथ जो हमारे बकरियां हैं, इसमें पीपीआर का टीकाकरण हो रहा है, और अभी आपने सुना होगा लंपी स्किन डिजीज, लंपी चर्म रोग, उसका भी टीकाकरण हो गया है। और इसके अलावा लंपी स्किन डिजीज की नई वैक्सीन भी बन करके आ गई है, लंपी प्रोवैक। अभी भारत सरकार से उसकी अनुशंसा के बाद वो भी हमारा विभाग लगाएगा। और ये टीके हमारे विभाग की पूरी टीम द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी के जो है संरक्षण में कई टीमें बनी रहती हैं। क्या इसके लिए जो पशुपालक है उसको कहीं पर कोई अप्लाई करना पड़ेगा, कहीं पर उसको अपनी समस्या बतानी पड़ेगी कि उसे टीकाकरण करवाना है, तब टीम पहुंचती है? निकटस्थ जो भी हमारा पशु सेवा केंद्र है, अच्छा, पशुधन प्रसार अधिकारी वहां होते हैं, और उससे एक स्टेप हायर जो है उनके जो अधिकारी होते हैं पशु चिकित्सा अधिकारी, तो एक हॉस्पिटल होता है, एक सेंटर होता है, दोनों पे कहीं भी चले जाएं, वहां पे जाकर के अपनी बात कह दें। इसके अलावा मैत्री और पैराबेट हमारे गांव में हैं, उनके माध्यम से भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अच्छा जी, वैसे तो ये करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पशुपालन विभाग का एक रूटीन है कि समय पे टीके लगना, तो वो समय पे टीके खुद ब खुद लगते रहते हैं। अच्छा, यदि कोई समस्या है तो निकटस्थ पशु चिकित्सा अधिकारी का नंबर रखें, मोबाइल नंबर रखें, और उनसे सीधे वार्ता। क्या कोई सर्वे टीम भी निकलती है, गांव-गांव जाती है, बताती है पशुपालकों को कि आपको ये कराना जरूरी है? हाँ, हमारा जो पशुधन प्रसार अधिकारी का पद है, जिसको हम लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर कहते हैं, उनका पूरा काम होता है न्याय पंचायत स्तर पे होते हैं, तो गांव का भ्रमण करके पशुपालन विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार, टीकाकरण, सारी जानकारी देते हैं। एक समस्या और काफी ये भी देखी जाती है कि कई बार दुर्घटना में जो पशु हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे में पशुपालक बहुत परेशान हो जाता है। तो क्या सरकार की तरफ से कोई अनुदान की सहायता भी है, या फिर उनका इंश्योरेंस किसी तरीके से कराया जा सकता है? बिल्कुल। पशुधन बीमा की अगर हम बात करें तो पशुधन बीमा पुनः जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित है, और इस समय पशुधन बीमा चल रही थी। अभी कुछ ही दिन पहले थोड़ी सी सब्सिडी की समस्या थी, तो रुकी हुई थी। अच्छा। और पुनः चालू हो जाएगी। तो पशुधन बीमा बहुत आवश्यक है। देखिए, ओवरऑल अगर हम हेल्थ की बात करें अपने पशुओं के लिए, तो पशु प्रबंधन, पोषण, रख रखाव, टीकाकरण, रोगों से बचाव, उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो पशुधन बीमा रखवाला है। तो पशुधन बीमा अपने पशुओं का जरूर करवाएं। अगर वो बीमा आप करवाएंगे, और बहुत कम मूल्य पे वो बीमा है, उसमें 3/4 सब्सिडी जो है वो केंद्र सरकार से अच्छा दी जाती है। कैसे इसके लिए अप्लाई करेगा पशुपालक? फिर से वही बात है, निकटस्थ जो है हमारा पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु अस्पताल जो है, पशु चिकित्सालय है वहां, या पशु सेवा केंद्र, या इसके अलावा सीबीओ हमारे चीफ वेटरनरी ऑफिसर्स जिले स्तर पे होते हैं, उनका नंबर लेकर के रखें। उसके अलावा भी अगर जो है चाहे तो हमारी वेबसाइट पे भी, लेकिन फार्मर जो है वेबसाइट पे विजिट करना उसके लिए थोड़ा सा वो संभव नहीं होता है। तो उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद हमारी अनुषंगी संस्थान है, जहां से पशुधन बीमा को संचालित किया। ठीक है। एक चीज और सर, क्योंकि अभी आपने बताया कि किस तरह से इंश्योरेंस कराया जाए, कवर क्या क्या होता है इसमें? क्या किसी भी तरीके से अगर पशु की मृत्यु हो रही है वो, या फिर कोई दुर्घटना हो रही है वो? नहीं, लगभग सारी चीजें इसमें कवर्ड हैं। कुछ ऐसी हैं जो उसमें चिन्हित होती हैं, जैसे सर्पदंश अच्छा है उसमें से, तो कुछ 1 या 2 बिंदु हैं जो कवर नहीं होते हैं, अदरवाइज सारे कवर होते हैं। पशुधन बीमा के अलावा एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, ये तो जिनका हुआ उनको तो अभय वरदान मिल गया, ठीक है। होने के बाद कुछ प्रोसेस होती है, कुछ तरीका होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। कंपनी का सर्वेयर आता है, वो सब सारी चीजें करके और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लग करके तब फाइनल हो जाता है। उसके अलावा भी यदि जो है पशु की हानि, जैसे बाढ़ में मर गया हो या जल करके आग लग गई हो पशु, तो पशु की हानि हुई हो, उस कंडीशन में हमारे यहाँ राजस्व विभाग से, आपदा विभाग से ये चीज मिलती है, जो एसडीएम साहब के स्तर से होती है। जी,
तो ये भी एक प्रक्रिया। ठीक है सर, जो गाभिन पशु हैं उनकी देखरेख कैसे करी जाए इस मौसम में? और दूसरी चीज़, अगर कोई पशुपालक बीमारी को नहीं पहचान पा रहा, क्योंकि कई सारी बीमारी है जिसमें खुरपका, मुंहपका हो गया, थनैला रोग हो गया, कई सारे ऐसे रोग हैं, तो उनकी पहचान कैसे करेगा? हाँ, अगर लक्षण की बात करते हैं तो 2-3 डेविएशन होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, कोई भी बीमारी, केवल खुरपका, मुंहपका या थनैला की ही बात नहीं है, या लंपी स्किन डिजीज की बात नहीं है, या एक और रोग होता है ट्रिपेनोसोमियासिस, जिसको गांव में सर्रा बोलते हैं, वो हो गया। कोई भी रोग जब स्वस्थ पशु को होगा तो सबसे पहले वो डल होगा। अच्छा, जो चंचलता है वो कम हो जाएगी। चंचलता कम होने के बाद दूसरा क्या होगा, बुखार। बुखार आने की वजह से ही चंचलता कम होती है। तो आप देखें कहीं ऐसा तो नहीं पशु पहले की अपेक्षा कम चंचल हो गया है, सुस्त हो गया है। फिर धीमे धीमे खाने में कमी आने लगती है, खाना अचानक छोड़ेगा। जब बहुत ज्यादा बुखार हो जाएगा तो खाना अचानक छोड़ेगा। ठीक है। और इसके अलावा जैसे इस समय हो रहा है तो 2 चीजें हो गई, सुस्त होना, सुस्त पड़ जाना, खाना छोड़ देना। अब जैसे ठंड आ रही तो इसमें जो है नेजल डिस्चार्ज आ सकता है, लंगड़ाहट हो सकती है किसी किसी पशु में। आप देखें कि अगर पशु लंगड़ा रहा है, जैसे खुरपका, मुंहपका की शुरुआत होती है, मुंह से लार आने लगे, है ना, तो कुछ ऐसे मूलभूत लक्षण होते हैं जिनको देख करके आप पहचान सकते हैं कि हमारा पशु जो है इसने खाना कम किया है, सुस्त हो गया है, मुंह से लार आ रही है, चलने में दिक्कत हो रही है। ये सारे लक्षण होते हैं। ठीक है सर, रात बिरात अगर हम लोग को चोट लग जाती है, हम अस्पताल नहीं पहुंच पाते, तो घर में अपना जो क्रीम हो गया, पट्टी हो गया, वो कर लेते हैं। हाँ। पशुओं में अगर अचानक से कोई बीमारी आ गई, वो रात बिरात अस्पताल नहीं पहुंच पा रहा है पशुपालक, तो क्या करे? घर पे कुछ ऐसा हो जिससे उसका इलाज हो? देखिए, घर में कई एक चीजें हैं, जैसे हल्दी है, फिटकरी है, तो ये रामबाण चीजें हैं। अगर चोट लग गई, परेशानी है, तो हल्दी अच्छे से जो है वो गुनगुने पानी में मिला लें, पेस्ट बना लें। फिटकरी को जो है थोड़ा सा पेस्ट बना करके उस जगह पे खूब अच्छे से लगा करके लेप करके बांध दें। ठीक है। एक तो ये है। एक कुएं में डालने वाली दवा आती है, पोटेशियम परमैंगनेट, उसका भी उपयोग यथोचित जगह पे किया जा सकता है चोट लगने पर, है ना। ठीक है। और अगर जैसे बुखार हो गया या कोई और समस्या है, तो उसके लिए क्या कुछ? बुखार में एक जो है अजवाइन बहुत अच्छी दवा है। अजवाइन, सौंठ और मेथी, तीनों बराबर मात्रा पे तवे पे भून लें। अच्छा। हमारे पशुपालक जो भी हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा, खास करके इस बदलते मौसम में यदि बुखार की समस्या या सर्द गर्म की समस्या हो, तो इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के तवे पे भून करके और उसके बाद उसका पेस्ट वो बना लें, चूर्ण बना करके 20 से 30 ग्राम चूर्ण सुबह शाम देंगे तो ठंड से बचाओ, बुखार से बचाओ और सर्द गर्म से भी बचाओ। ठीक है सर, आप यहाँ आए और इस महत्वपूर्ण विषय पर ये जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा हुई और आपको बहुत सारी जानकारियां मिली कि कैसे इस बदलते मौसम में अपने पशु को बीमार होने से बचाना है और कौन कौन सी सावधानियां बरतना है। हम अपने अगले अंक में किसी एक और अहम विषय पर चर्चा करेंगे और आपको जानकारियां देंगे। आज के लिए इतना ही। मेरी जन्मत थी। नमस्कार।